हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों की तैयारी को एक कॉमन अप्रोच के साथ आप कैसे बढ़ा सकते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी एक बेहतरीन समय में कंप्लीट हो जाए और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो मैंने इसी क्रम में आपको एक एक करके सारे सब्जेक्ट के बारे में और करंट अफेयर के बारे में पहले भी बता दिया है। आज मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें तीन पैरामीटर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्टैटिक तो आपको पढ़ना ही है, करेंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और सबसे बड़ी बात जो इकोनॉमिक सर्वे आता है और इकोनॉमिक बजट आता है ईयरली, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार स्टैटिक से तो हमेशा प्रश्न आते ही मिलेंगे। करेंट अफेयर में भी आप देखेंगे कि जो बजट में टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं या जो नई चीज़ों को उसमें कहा गया है, बताया गया है, उन पर बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं। इकोनॉमिक में आप पाएंगे कि करंट अफेयर से डायरेक्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर करंट अफेयर से रिलेटेड होकर के ही पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। इसलिए इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक तो बहुत अच्छे मजबूत होने चाहिए, उसके साथ साथ आप करंट अफेयर को इस तरीके से लेकर के चलें कि आप उसको स्टैटिक से जोड़ते हुए बहुत अच्छे से अपने नोट्स को डेवलप कर सकें और रिवीजन को मल्टीपल टाइम करके इस सब्जेक्ट को मजबूत कर सकें। क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स में पहले बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, पर अब शेयर मार्केट का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि शेयर मार्केट की कई सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो देखने में और उसकी जो डेप्थ में जाने में पता चलता है कि कुछ उसमें अंतर है, पर बहुत सी चीज़ें मिलती हुई नज़र आती हैं। जैसे कि बॉन्ड के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे आप, लेकिन आप पाएंगे कि हर बॉन्ड में कुछ ना कुछ अंतर है। तो इसी बेसिक्स को समझना ज़रूरी है। बैंकिंग में जाएंगे आप तो जो पेमेंट गेटवे हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक हैं, उनमें क्या अंतर है, बैंक बनने में क्या अंतर है, उनके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। और जो बेसिक इकोनॉमिक्स है वो तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमारे पास सोर्स क्या होंगे। तो वही बुक के स्तर पर हम देखेंगे तो एनसीईआरटी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए सबसे अच्छी बुक है। क्यों? क्योंकि क्लास 11th जब आप पढ़ेंगे तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्चियरी क्या होता है, कैसे उद्योग काम करते हैं, इन सब चीज़ों का एक सामान्य आपके माइंड में आपको तैयार करता है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं कि इकोनॉमिक्स काम कैसे करती है, जीडीपी क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। परंतु उसके बाद जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं वो है क्लास 12th की एनसीईआरटी। तो मेरा मानना है कि आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, क्लास 11th और 12th इन दोनों की एनसीईआरटी को आपको मस्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ें और इनके नोट्स तैयार कर लें। एक एक सबसे बड़ी बात है कि इनके एक एक टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको कोई भी टर्म्स ऐसा ना हो कि छूट जाए। तो एनसीईआरटी अगर आप इतनी कर ली बहुत है। स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो रमेश सिंह बहुत फेमस बुक है, पर मेरा मानना है कि अगर रमेश सिंह अच्छी लगे आपको तो ज़रूर पढ़िए, पर मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करने के लिए कम ही बोलूँगा क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे लेना चाहते हैं कि नहीं। पर मैंने देखा है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी कोचिंग के नोट्स ले लें, चाहे विज़न के ले लें, दृष्टि के ले लें, और भी बहुत सारी कोचिंग हैं। या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो मृणाल सर के नोट्स अगर आपको समझ में आते हैं, मृणाल सर, मेरा मानना है कि मृणाल सर अगर देखने में समझ में आए ना आए लेकिन उनके कॉन्सेप्ट इतने मजबूत होते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कॉन्सेप्ट उनकी वीडियो से कवर कर सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर आपको उनके नोट्स पढ़ने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसमें इतने डायग्राम होते हैं, उतने इतने एंगल होते हैं कि कई बार समझ पढ़ने में कई लोगों को डिफ़िकल्ट होता है। मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि मेरे ग्रुप में कई लोग ये बोलते थे, इसीलिए मैं उसी आधार पर बोल रहा हूँ कि नोट्स देखने में समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपने मृणाल सर से ही पढ़ा होगा तो फिर दिक्कत कम होती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ही ये नोट्स होते हैं, हिंदी मीडियम में कम रहते हैं। अगर आप आने लगे हैं तो ज़रूर देखिएगा, पर या तो मृणाल सर के नोट्स या कोचिंग के नोट्स। क्यों? क्योंकि सारी कोचिंग कॉन्सेप्ट तो उतना करके देती ही हैं, तो कॉन्सेप्ट जो बेसिक है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और क्लास 11th 12th प्लीज़ याद रखिए सोर्स यही रहेंगे।
क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी मस्ट है, इसको करना ही करना है। कोचिंग के कोई भी एक नोट्स ले लीजिए। मेरा मानना है कोचिंग इसलिए क्योंकि कोचिंग सारे पीवाईक्यू को भी अरेंज करती है, नए कॉन्सेप्ट को भी अरेंज करती है, तो ऐसे उनका जो मटेरियल होता है वो सफिशियंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात आती है कि इसको करें कैसे। मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ होते हैं, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको समझनी है, तो यूट्यूब, अगर आपने कोई कोर्स परचेज़ किया हुआ है तो ये आप बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यूट्यूब में तो आप जाकर देखिए, हर टॉपिक में ने हर बुक को पढ़ाया है। आप देख लीजिए, समरी मिल जाएगी। आप यूट्यूब में जाएंगे तो हर बुक की समरी मिल जाएगी। आप कोई भी टीचर देख करके, या मृणाल सर ने ही हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए छोटी छोटी वीडियो डाली हुई हैं, तो उन्हें देख करके, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आप यूट्यूब से पहले देखिए, फिर बुक से उनको पढ़िए और उनके अपने नोट्स बनाइए। यूट्यूब इसलिए क्योंकि यूट्यूब में आपको जो भी चीज़ें टॉपिक वाइज सर्च करनी हो या चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो तो समझना हो, तो दोनों चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो यूट्यूब आपका कॉन्सेप्ट मजबूत कराने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को यूट्यूब में देखते हैं तो उसकी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठती चली जाती हैं, फिर उसको आप जब बुक में पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं। और फिर उसके बाद तीसरा है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू आपको देखकर ही तैयारी में उतारना है। जैसे ही आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोर एरियाज़ क्या हैं, और क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है पीवाईक्यू कि आपको कोर एरिया बिना पीवाईक्यू के नहीं पता चलेंगे। पीवाईक्यू देखने से ही आपको अपने कोर एरिया पता चलेंगे, तो आप उनको अंडरलाइन करेंगे कि मान लीजिए इस पोर्शन से सबसे बैंकिंग सेक्टर से हमेशा प्रश्न आ रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप बैंकिंग को बहुत अच्छे से करेंगे। शेयर मार्केट से ग्राफ बढ़ रहा है, कभी 1 आए थे, अब 3 आ रहे हैं, अब 4 आ रहे हैं, तो अब आप उसको भी टेस्ट दे देंगे, समझ जाएंगे। तो आपने पीवाईक्यू जो पढ़े तो उनके कोर एरियाज आपको पता चल गए। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग एंड डाइवर्सिटी, यानी कि आप क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे फ्रेम हो रहे हैं, उनको उनको कितने तरीके से पूछा जा रहा है, हर बार उसके पूछने का फॉर्मेट बदल रहा है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और पीवाईक्यू में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको पीवाईक्यू में कृषि और अन्य सेक्टर को कैसे इसके साथ इन्वॉल्व करना है ये भी समझ में आएगा। और सबसे बड़ी समझ में बात आएगी जो वो है वो कि आपको पढ़ना कैसे है। तो यूट्यूब आपको कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा, बुक आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगी, पीवाईक्यू आपको एग्ज़ाम का फॉर्मेट समझाएंगे, और सबसे बड़ी बात आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि कहाँ गलतियाँ होती हैं और क्या चीज़ें पढ़ने में छूट रही हैं। तो इस तरीके से आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लेंगे। इसी क्रम में अगर आपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए तो बात आती है कि अब प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो मैंने हमेशा हर सब्जेक्ट के लिए बताई है, दृष्टि की पीपीएस ज़रूर लीजिएगा। मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर 17 सोर्सेज से भागने की जगह एक के ऊपर विश्वास करने की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद देखा है, इनको यूज़ करने वालों ने देखा है कि बहुत अच्छी बुक है। इसलिए नहीं है कि इसे कौन निकाल रहा है, इसमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ साथ टॉपिक वाइज उसमें जो दूसरे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं, उसमें इस टॉपिक से जो पूछे गए क्वेश्चन होंगे वो सब एक जगह मिल जाएंगे। तो आपको बहुत जगह नहीं जाना पड़ेगा और यूपीएससी के ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां गलती होगी नीचे के डिस्क्रिप्शन से उसे आप अपने नोट्स का हिस्सा बना लेंगे, तो हर तरीके के क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। और जब आपने बुक पढ़ ली, यूट्यूब से कॉन्सेप्ट समझ लिए, पीवाईक्यू देख ली और पीपीएस को सॉल्व किया, आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा। फिर आती है बात प्रैक्टिस की। तो आप मेरी बात मानिएगा कि इकोनॉमिक्स के पोर्शन में कम से कम 2 से 3 बेस्ट कोचिंग जो होंगी, उनके जो सेक्शनल टेस्ट आते हैं टेस्ट सीरीज के ना, उसके मंगा लीजिएगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन इन तीनों, मैंने 2 से 3 के लगाए थे, और मैं बताऊं आपको कि 1 से 2 टेस्ट सेक्शनल होते हैं इकोनॉमिक्स के, 2 से 3 रहते हैं। मतलब अगर आपने 5-6 टेस्ट ये लगा लिए सेक्शनल इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कोचिंग के, 2 से 3 कोचिंग के, तो उनका नोट्स भी आपके कंटेंट जो है, कंटेंट आपका आपके नोट्स का हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि चीज़ें आपकी इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि टेस्ट तो आपको देने ही हैं, तो आप सेक्शनल टेस्ट जब देंगे तो उसे अपने नोट्स का हिस्सा बना लेंगे। और करंट अफेयर आप क्या करेंगे, करंट अफेयर वही मंथली वाला जो आपका चल रहा है, वही मंथली विजन आईएएस का आप पढ़ेंगे। उससे आप ये समझेंगे कि कौन से एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट इस करंट अफेयर से रिलेटेड है, उनको बहुत अच्छे से नोट करके रिवीजन कर लेंगे। स्टैंडर्ड बुक के इंपॉर्टेंट एरियाज़ आप चेक करेंगे कि इस बार ये करंट अफेयर में है तो यहाँ किस एरिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कौन से करंट अफेयर में जैसे योजना अलग से ही आई है, कोई योजना रिपीट हो रही है, उसमें कुछ अपग्रेड हुआ है, तो ऐसी योजनाओं को देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जब आप इनको देखेंगे तो इनकी समरी आप जब देखेंगे तो उसमें जो
पढ़ने का मैं आप जब समय आएगा तो आपको बताऊंगा कि उस समय जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसे निकालना पड़ता है और उन्हें भी अपने नोट्स का हिस्सा बनाना पड़ता है, इसलिए इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ होता है। तो अगर मैं पूरी ओवरऑल तैयारी की बात करूं तो आपको पढ़ने का तरीका यह है कि पी वाई क्यू एनालिसिस सबसे पहले करना है, बुक रीडिंग करनी है जिसमें यूट्यूब की आपको मदद लेनी है, पीपीएस को सॉल्व करनी है, टेस्ट का आपको सेक्शनल टेस्ट से कंटेंट ले लेना है और करंट अफेयर के नोट्स देखने में 5 चीज़ें हैं, पर जब आप करेंगे तो ये इंटरलिंक ही हैं, सबसे कुछ अलग से नहीं है। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके सारे नोट्स एक जगह पर आ जाएंगे, क्योंकि जब एक जगह पर सारे नोट्स आ जाते हैं तो रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होती और इस तरीके से आपके एक एक करके सारे सब्जेक्ट डिज़ाइन हो जाएंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बुक एनसीईआरटी और कोचिंग का कोई मटेरियल अगर आप लेना चाहें तो, और दूसरा पीवाईक्यू, पीपीएस, टेस्ट और करंट अफेयर, बस इससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा। मंथली करंट अफेयर पे ही विश्वास करिएगा, 17 सोर्सेज पे वीकली डेली पे जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि करंट अफेयर आप कैसे पढ़ते हैं, इसमें आपको करंट अफेयर को रिसर्च बेस्ड पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप ये करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, टेस्ट बार बार देंगे, तो आप अपने आप को जज भी कर पाएंगे और आपकी तैयारी इतनी अच्छी तरीके से हो जाएगी कि आपके एक जगह सारे नोट्स होने से एग्ज़ाम के टाइम पे आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे की वीडियोज़ के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।